नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जी के जी एस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान से यानी कि जनरल साइंस से। और इसी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में आज कवर करने जा रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 meters per second. If the pressure is doubled, what will be the speed of the sound? ऑप्शन है 727 मीटर पर सेकेंड, 664 मीटर पर सेकेंड, 712 मीटर पर सेकेंड या 332 मीटर पर सेकेंड। 727 मीटर पर सेकेंड, 664 मीटर पर सेकेंड, 412 मीटर पर सेकेंड या 332 मीटर पर सेकेंड। और इसका सही उत्तर होगा 332 मीटर पर सेकेंड यानी कि 332 मीटर पर सेकेंड। किसी माध्यम के तापमान, आर्द्रता और लोच में भिन्नता के साथ ध्वनि की गति भी अलग अलग होगी, जबकि ध्वनि का वेग गैस के दबाव से स्वतंत्र होता है, क्योंकि जैसे जैसे दबाव बढ़ता है गैस का घनत्व भी बढ़ता है। अतः ध्वनि का वेग वही रहेगा यद्यपि उसका दबाव दुगना ही क्यों ना हो जाता है। The speed of sound will vary with variation in temperature, humidity and elasticity of a medium, whereas the velocity of sound is independent of pressure of the gas because as pressure increases, the density of gas also increases. So the velocity of sound will remain the same although its pressure becomes double. हमारा अगला सवाल है, द्रव में पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है? What causes surface tension in liquid? ऑप्शन से गुरुत्वाकर्षण बल, आसंजक बल, घर्षण बल या ससंजक बल। ग्रेविटेशनल फोर्स, एडहेसिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या कोहेसिव फोर्स। और इसका सही उत्तर होगा कोहेसिव फोर्स यानी कि ससंजक बल। पृष्ठ तनाव सतह पर मौजूद तरल अणुओं के बीच ससंजक बल का एक माप है। तरल की सतह पर अणु आंशिक रूप से आसपास के संपर्क में आते हैं। तरल वायु इंटरफेस पर अणु कम अंतःक्रिया का अनुभव करते हैं और आसपास से बचने के लिए उनके पास अधिक ऊर्जा होती है। इसलिए तरल के बड़े हिस्से से अणुओं को सतह पर लाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अंतर आणविक संपर्क जितना मजबूत होगा, तरल के सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस ऊर्जा को पृष्ठ ऊर्जा कहा जाता है और यह पृष्ठ तनाव से संबंधित होती है। Surface tension is a measure of a cohesive force between liquid molecules present at the surface. Molecules at the surface of a liquid is partly exposed to the surrounding. The molecules at a liquid-air interface experience fewer interactions and have more energy to escape to the surrounding. Therefore, energy is required to bring molecules from the bulk of the liquid to the surface. The stronger the intermolecular interaction, the greater is the energy required to increase the surface area of liquid. This energy is called the surface energy and related to the surface tension. And surface tension equal to surface energy upon area. हमारा अगला सवाल है, सूर्य द्वारा गर्म किए जाने पर पहाड़ों पर बर्फ एक बार में क्यों नहीं पिघलती? Why does the snow on the mountains not melt all at once when heated by the sun? ऑप्शन से इसकी क्षमता की विशिष्ट उष्मा कम होती है, यह सूर्य की अधिकांश उष्मा को परावर्तित कर देता है, इसमें सनलैंड की उच्च गुप्त उष्मा होती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। Has low specific heat capacity, reflects most of the heat from the sun, has a high latent heat of fusion या none of the above। और इसका सही उत्तर होगा हैज ए हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें सनलैंड की उच्च गुप्त उष्मा होती है। सूर्य से प्राप्त उष्मा तापमान को ऋणात्मक से शून्य तक बढ़ा देती है, मतलब माइनस से 0 डिग्री तक पहुंचा देती है। 0 डिग्री पर बर्फ ठोस से तरल अवस्था में बदल जाती है और इस परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा को गुप्त उष्मा कहा जाता है। चूंकि
यह गुप्तता बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे अधिक गर्मी और समय की आवश्यकता होती है। इसीलिए बर्फ एक बार में नहीं पिघलती है। बर्फ के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 3,36,000 जूल प्रति किलोग्राम या 336 किलो जूल प्रति किलोग्राम है। इसके कारण बर्फ का पानी में बदलना एक धीमी प्रक्रिया हो जाती है। संलयन की गुप्त ऊष्मा किसी ठोस पदार्थ को स्थिर तापमान पर तरल में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है। इसे संलयन की एंथैल्पी के नाम से भी जाना जाता है। The heat received from the sun increases the temperature from negative to zero. At 0 degrees, the snow changes from solid to liquid state, and the energy required for this change is called latent heat. Since this latent heat is very high, it requires more heat and time. Therefore, the ice does not melt all at once. The specific latent heat of fusion of ice or snow is 3,36,000 joules per kg or 336 kilojoules per kg. This causes the conversion of snow into water to be a slow process. Latent heat of fusion is the amount of energy required to change a solid substance into a liquid at a constant temperature. It is also known as enthalpy of fusion. हमारा अगला सवाल है, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग है। The velocity of heat radiation in vacuum is ऑप्शन से प्रकाश से भी ज्यादा, ध्वनि के बराबर, प्रकाश से भी कम या प्रकाश के बराबर। ग्रेटर देन डेट ऑफ लाइट, इक्वल टू डेट ऑफ साउंड, लेस देन डेट ऑफ लाइट या इक्वल टू डेट ऑफ लाइट। और इसका सही उत्तर होगा इक्वल टू डेट ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के बराबर। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए ऊष्मा ऊर्जा विकिरण द्वारा प्रसारित होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विकिरण में विद्युत चुंबकीय तरंगें शामिल होती है, कण नहीं, और इसलिए यह निर्वात में गर्मी संचारित करने में सक्षम होता है। In a vacuum, there is no medium, so heat energy is propagated by radiation. This is because radiation involves electromagnetic waves, not particles, and is therefore able to transmit heat across a vacuum. हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ओवन में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग ओवन में किया जाता है? Which of the following is used in oven? ऑप्शन से रेडियो तरंगे, एक्स-रे, माइक्रोवेव या उपयुक्त सभी। रेडियो वेव्स, एक्स-रेज, माइक्रोवेव्स या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा माइक्रोवेव्स, यानी कि माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का उपयोग भोजन को गर्म करने के लिए ओवन में किया जाता है। माइक्रोवेव विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक रूप है जो रेडियो तरंगों के समान है। उनमें तीन विशेषताएं हैं जो उन्हें खाना पकाने के लिए उपयोगी बनाती है। वे धातु द्वारा प्रतिबिंबित होती है, वे कांच, कागज और प्लास्टिक से होकर गुजरते हैं, वे भोजन द्वारा अवशोषित होते हैं। Microwaves are used in ovens to heat food. Microwaves are a form of electromagnetic radiation that are similar to radio waves. They have three characteristics that make them useful for cooking. They are reflected by metal, they pass through glass, paper and plastic, they are absorbed by food. हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है? Which one of the following has the lowest frequency? ऑप्शन से दृश्यमान प्रकाश, गामा किरणें, पैराबैंगनी किरणें या एक्स-रे, विजिबल लाइट, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज या एक्स रेज। और इसका सही उत्तर होगा विजिबल लाइट, यानी कि दृश्यमान प्रकाश। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सभी के वेवलेंथ और सभी का फ्रीक्वेंसी। तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका है? तो गामा रेज का। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है? तो है रेडियो वेव्स। और सबसे लंबा वेवलेंथ किसका है? तो रेडियो वेव्स। और सबसे कम वेवलेंथ वो है गामा रेज। और इसी में हम लोग देख सकते हैं विजिबल लाइट। और इस ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर होगा विजिबल लाइट, जिसकी फ्रीक्वेंसी वो सबसे कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज। हमारा अगला सवाल है, एक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पूरी छवि देख सके? एक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए
जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पूरी छवि देख सके। What should be the minimum length of a plane mirror in which a person can see his or her full image? ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, लंबाई व्यक्ति से दुगनी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए, या फिर लंबाई व्यक्ति की लंबाई का 1/4 होना चाहिए। इक्वल टू द हाइट ऑफ द पर्सन, डबल द हाइट ऑफ द पर्सन, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, या 1/4 द हाइट ऑफ द पर्सन। और इसका सही उत्तर होगा हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन, यानी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। यानी कि एक प्लेन मिरर या समतल दर्पण व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए अगर व्यक्ति अपनी पूरी छवि को देखना चाहे तो। किसी व्यक्ति की पूरी छवि को देखने के लिए दर्पण का न्यूनतम आकार व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अतः 6 फुट लंबे व्यक्ति का प्रतिबिंब देखने के लिए 3 फुट लंबे दर्पण की आवश्यकता होती है। In order to see the full image of a person, the minimum size of a mirror should be one of half the person's height. This is so because in reflection, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. So to see the image of a 6 feet tall person, a 3 feet long mirror is required. हमारा अगला सवाल है, स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? The reason for a swimming pool to appear less deep than the actual depth is what? ऑप्शन है वैधीकरण, अपवर्तन, प्रकाश का परिक्रमण या परावर्तन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, लाइट स्कैटरिंग या रिफ्लेक्शन। और इसका सही उत्तर होगा रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक स्विमिंग पूल वास्तव में जितना गहरा है उससे कम गहरा दिखाई देता है। पानी से हवा में गुजरते समय प्रकाश किरणों का मुड़ना अपवर्तन है। इससे पुल के तल की छवि हमारे करीब दिखाई देती है, जिससे पुल कम गहरा दिखाई देता है। यहाँ अपवर्तन के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में भिन्न घनत्व के साथ गुजरता है। हमारी आंखें अपवर्तन का हिसाब नहीं रखती हैं, इसलिए वे वस्तु की स्थिति का आकलन ऐसी करती है जैसे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में आया हो। प्रकाश किरणों का मुड़ना छोटे कणों के लिए सत्य है। A swimming pool appears less deep than it actually is because of the refraction of light. Refraction is the bending of light rays as they pass from water into the air. This causes the image of the bottom of the pool to appear closer to us, making the pool appear less deep. Here is some more information about the refraction. Refraction occurs when light passes from one transparent medium into another with a different density. Our eyes don't account for refraction, so they judge the position of the object as if the light came in a straight line. The bending of light rays is true for small angles. और ये स्विमिंग पूल का एक डायग्राम है जिसमें एक एपरेंट डेप्थ जो कम गहरा दिखाई दे रहा है डॉटेड में, और एक रियल डेप्थ जो काफी गहरा है जो हम बेसिकली देख नहीं पाते, उसका आकलन हमारी आंखें नहीं कर पाती है। हमारा अगला सवाल है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट हुआ, इसकी ध्वनि तुम पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनोगे? चंद्रमा पर एक बम विस्फोट हुआ, इसकी ध्वनि तुम पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनोगे? A bomb explodes on the moon. You will hear its sound on Earth after ऑप्शन से 24 घंटे बाद, 8 मिनट बाद, आप विस्फोट की आवाज नहीं सुन सकते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 8 मिनट्स, यू कैनॉट हियर द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन, नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा आप विस्फोट की आवाज नहीं सुन सकते हैं। यू कैनॉट हियर द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन दैट एक्सप्लोड्स ऑन द मून। चंद्रमा पर बम फटने की आवाज पृथ्वी पर कभी नहीं सुनाई देगी। ध्वनि तरंगों को यात्रा के लिए एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है।
पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के निर्वात में ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए कोई अणु नहीं होते हैं। The sound of a bomb exploding on the moon will never be heard on Earth. Sound waves need a material medium to travel. The vacuum between the Earth and the moon contains no molecules for the sound waves to travel through. और वैसे भी चंद्रमा पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो ये भी एक कारण है। हमारा अगला सवाल है, खतरे के संकेत आमतौर पर लाल बत्ती की तरह लाल होते हैं, क्यों? डेंजर सिग्नल्स आर जनरली रेड एज रेड लाइट, सो व्हाई? ये सबसे कम चमकीला है, इसका वेग सबसे कम है, कम से कम विचलन होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इट इज लीस्ट ब्राइट, इट हैज लोएस्ट वेलोसिटी, इट अंडरगोज लीस्ट डेविएशन, या नन ऑफ द अबव? और इसका सही उत्तर होगा इट अंडरगोज लीस्ट डेविएशन, यानी कि ये कम से कम विचलन होता है। Danger signals are red because red light has the longest wavelength of visible light. This means that red light is scattered the least by air molecules, allowing it to travel longer distances. Red light is also able to travel long distances through fog, rain, and air particles. This is because red light is the least scattered by fog or smoke particles. This means that red light can be seen from a distance without changing color. और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रगणों के बीच आप इस चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो चैनल पहुंच सके, ताकि उनके किसी भी एग्ज़ाम में ये बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। तो आप सबसे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।